ये पार्ट ध्यान से सुनिए, ठीक है? थोड़ी देर के लिए बिना पेन कॉपी पेपर के इस पार्ट को एंजॉय कीजिए और ध्यान से सुनिए। ओके, ये क्या है, मुगल्स का डिक्लाइनेशन कैसे हुआ, स्टोरी है, स्टोरी की तरह सुनिए, उसमें हम साथ साथ में फैक्ट्स ऐड करते जाएंगे, ठीक है? आप यहाँ पे राजीव अहिर सर की मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम जो है वो रीड कर सकते हो। स्पेक्ट्रम पब्लिक वो है, इनका वो ब्रांड है, उसकी मॉडर्न हिस्ट्री की राजीव अहिर सर की बुक साथ साथ में आप रीड कर सकते हैं, ठीक है? और एक और बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कोर्स के दौरान इट इज बेटर कि आप सिर्फ मुझसे बात करें और कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से बात ना करें, ठीक है? प्लीज, ओके? एक चीज ये ध्यान रखिए, आप लोग ये बहुत करते हैं, ओके? तो बेहतर ये है कि आप मुझसे सिर्फ बात करें, आपका जो भी डाउट है वो मुझसे आप बात करेंगे, मैं उसका आंसर दूंगी। हाँ, एक चीज हो सकती है, अगर किसी ने डाउट पूछा है, इफ यू नो दी आंसर, आप आंसर कर सकते हो, लेकिन प्लीज अननेसेसरी बात को इसमें कमेंट सेक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तुम उस कोर्स में थे, तुम इस कोर्स में थे, कौन से एजुकेटर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अच्छे हैं, वो बाद में, या तो मेरे आने से पहले आप उसके बारे में बात कीजिए या फिर बाद में कनेक्ट होकर, लेकिन कोर्स के दौरान नहीं, प्लीज, ठीक है? क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है और वो अननेसेसरी है, तो इट इज बेटर कि आप यहाँ पर फोकस कीजिए। आरजू, अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखने वाले हैं तो भी कोई इशू नहीं है, ओके? आप डाउट क्लियरिंग सेशन वाले दिन ज्वाइन कर लिया करना और उस दिन आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आप रोज नहीं ज्वाइन कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन वाले दिन अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ लें और रिकॉर्डेड देख लें, ठीक है? नहीं, मैं यहाँ पे शेखर बंदोपाध्याय सर की बुक रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि वो बहुत ही लेंथी बुक है और उतना ज्यादा डिटेल में भी हमें नहीं पढ़ना है। तो एक ही किताब है जो मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करूंगी, वो है स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया, बस उतना ही, उसी को आप पढ़िए, ठीक है? बिपिन चंद्र सर की बुक बहुत अच्छी किताब है और जो भी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो उसी किताब के सीक्वेंस में है, बट द पॉइंट इज वो बुक फैक्ट्स वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट नहीं करती है, तो इसलिए हम स्पेक्ट्रम को रेफर कर रहे हैं, बिकॉज वो किताब बनाई ही यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है, ठीक है? बिपिन चंद्र सर की बुक बिपिन चंद्र सर ने लिखी है, जो कि हिस्टोरियन है, तो उन्होंने हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से उस किताब को लिखा है, ओके? शुरू करें? हाँ, अब ये पार्ट जो है, प्लीज सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करें, एक दूसरे से बातचीत बंद करें। ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और आप देखेंगे कि कैसे मुगल्स का जो डिक्लाइनेशन है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे ब्रिटिशर्स को राइज करने पे, बढ़ने में आगे मदद करता है। एक जनरल चीज मैं आपको मुगल्स के बारे में बताती हूँ। जो मुगल्स रहे हैं उसमें एक बहुत लंबी लिस्ट है मुगल रूलर्स की। मुगल रूलर्स जो हैं, उसके जो संस्थापक थे, द वन जिन्होंने मुगल्स का रूल दिल्ली पर इस्टेब्लिश किया, उसका नाम बाबर था, ठीक है? बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ये जो बाबर से शाहजहां जो रूलर्स आप देख रहे हो, इन्हें हम ग्रेट मुगल्स कहते हैं, ओके? इन्हें हम ग्रेट मुगल्स कहते हैं क्योंकि इन मुगल्स के रूल के टाइम पर इन्होंने एक बहुत ज्यादा हिस्सा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कैप्चर किया था, एक्सपेंशन किया था, और ये बहुत सी ऐसी पॉलिसीज फॉलो करते थे जिसकी वजह से इनका रूल बहुत ही पीसफुली चला है। मतलब मेजोरिटी पार्ट जो इनका था रूल का, उसमें आपको शांति देखने को मिलेगी, ठीक है? भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुगल्स के अंडर आप देखते हो। मुगल्स, ये लोग रिलीजियसली टॉलरेंट थे, यानी कि ये इस्लाम को प्रमोट करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन दूसरे रिलीजन्स जो हैं उनको भी यहाँ पर पैट्रोनाइज करते थे,
ठीक है। इन्होंने यहाँ पर कभी भी कम्युनल इश्यूज को ग्रो नहीं होने दिया, दूसरी कम्युनिटीज और दूसरे रिलीजन्स को सप्रेस नहीं किया। दूसरी जो इनकी पॉलिसी थी वो थी फ्रेंडशिप पॉलिसी। ये जिन भी रूलर्स के साथ युद्ध लड़ते थे, उन रूलर्स को हराने के बाद उनके साथ फ्रेंडशिप अलायंस में एंटर हो जाते थे, उन्हें ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, उनकी बेइज्जती नहीं करते थे। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे राजपूत रूलर्स, आपको बहुत सारे राजपूत रूलर्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि मुगल्स के अधीन थे और मुगल्स के साथ कभी ना कभी युद्ध लड़ा था, लेकिन फाइनली वो मुगल्स के साथ एक अच्छे फ्रेंडशिप अलायंस में एंटर हो जाते हैं और मुगल्स के कोर्ट में ही आपको अलग अलग मिनिस्ट्री संभालते हुए भी नजर आते हैं। तो ये तो समय था इन ग्रेट मुगल्स का, ये ग्रेट मुगल्स हुआ करते थे। ठीक है। इन्होंने आर्किटेक्चर की फील्ड में भी बहुत योगदान दिया। आपको यहाँ पे ताजमहल, रेड फोर्ट ये बनते हुए नजर आएंगे, हुमायूं का मकबरा और कितनी ही अनेकों चीजें। ठीक है। तो इनका कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर की फील्ड में था, ये कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, बहुत सारी चीजें। ठीक है। पेंटिंग्स को ये प्रमोट करते थे। तो ये सब कुछ इन्हीं ग्रेट मुगल्स के समय में हुआ। लेकिन औरंगजेब के समय से ये जो मुगल सल्तनत है इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर ऐसा क्या हुआ औरंगजेब के समय में कि धीरे धीरे करके मुगल्स डिक्लाइन होना शुरू होते हैं। ये पार्ट हमें थोड़ा सा समझना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर इसे समझने के लिए हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, वो है औरंगजेब का कैरेक्टर। औरंगजेब किस तरह का राजा है। ओके। औरंगजेब जो है वो एक कट्टर मुस्लिम है, वो यहाँ पर कट्टरता को फॉलो करता है। ठीक है। यस, औरंगजेब यहाँ पर रिलीजियसली टॉलरेंट नहीं है। अगर वो यहाँ इस्लाम को प्रोटेक्ट करता है तो बाकी रिलीजन्स को सप्रेस करता हुआ नजर आएगा। औरंगजेब को फ्रेंडशिप अलायंस भी नहीं चाहिए, वो कहता है मैं अकेले रूल कर सकता हूं। तो औरंगजेब ने सारे अलायंस तोड़ दिए, राजपूत के साथ जो अलायंस थे वो भी तोड़ दिए। औरंगजेब के समय में ऐसे कुछ क्राइसिस पैदा हो गए जिसके कारण से औरंगजेब ने बहुत हार्श तरह से टैक्स कलेक्शन करना शुरू कर दिया। वो कौन से क्राइसिस थे उन्हें थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि अकबर के समय में। अकबर जो था उसने यहाँ पे एक सिस्टम लाया था जिसे हम कहते हैं मनसबदारी सिस्टम। ध्यान से सुनिए, ये मनसबदारी सिस्टम क्या है। ओके। मनसबदारी सिस्टम। अब ये जो मनसबदारी सिस्टम है इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि मैं एक राजा हूं और आप सभी मेरे दरबार में अलग अलग मंत्रियों की पोजीशन पे हो, अलग अलग मिनिस्टर्स की पोजीशन पर बैठे हो आप। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं एक राजा हूं और आर्मी को मेंटेन करना, आर्मी कायम करना वो मेरा काम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टास्क को बांट दूं, सबके बीच में मैं बांट देती हूँ। तो आप सभी मिनिस्टर्स जो हैं उनको मैं रैंक दूंगी और उस रैंक के हिसाब से, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपने लेवल पर एक छोटी आर्मी यूनिट मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको रैंक दी 5000। ओके। तो ये 5000 आपकी रैंक है, तो आपको एक छोटी सी आर्मी यूनिट मेंटेन करनी है अपने लेवल पर, जिसमें 5000 सैनिक होंगे, 5000 घुड़सवार सैनिक होंगे। ठीक है। कैवलरी ये आपको मेंटेन करनी है। इसी तरह से जितने भी दरबार में बाकी के मंत्री हैं उन सबको भी मैं रैंक देती हूँ और उस रैंक के हिसाब से उन्हें अपने लेवल पर एक आर्मी यूनिट मेंटेन करनी है। जब मैं किसी दूसरे किंगडम के साथ युद्ध लड़ूंगी तो आप सभी की आर्मी यूनिट्स को मैं अपनी तरफ ले लूंगी, मतलब आप सबसे अपनी अपनी आर्मी यूनिट्स लेकर उसे इकट्ठा करके एक बड़ी सेना बनाकर युद्ध लड़ूंगी। तो मैंने यहाँ पे आर्मी मेंटेन करने का काम सबको बांट दिया और सबको रैंक भी दे दी।
इसके लिए आपको पे किया जाएगा, मैं आपको इसके लिए सैलरी दूंगी, ठीक है। तो सैलरी कैसे देती हूँ मैं आपको? सैलरी देने का एक तरीका है, मैं आपको एक जमीन का टुकड़ा दे देती हूँ, उस जमीन के टुकड़े पर लोग रहते हैं, आप उन लोगों से टैक्स कलेक्ट करोगे और उस टैक्स में से जितनी आपकी सैलरी बनती है वो रख लोगे और बाकी का पैसा आप मुझे दे दोगे। तो मैंने आपको एक जमीन का टुकड़ा दिया, उसमें से मान लीजिए आपकी सैलरी जो है वो बनती है 30,000 रुपीज, तो आप यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करते हो 50,000, 30,000 अपने पास रख लोगे और 20,000 आप मुझे दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मनसब क्या होता है? मनसब शब्द का मतलब क्या होता है? मनसब शब्द का मतलब होता है रैंक, ठीक है। और मनसबदार का मतलब होता है रैंक होल्डर। तो आप सब लोग मनसबदार बन जाते हो। ये रैंक्स हमेशा मल्टीपल डिजिट्स में ही होती थी, 7,000, 5,000, 3,000, 2,000, 10 सबसे छोटी रैंक थी और सबसे बड़ी रैंक थी 7,000, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम हुआ करता था, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में मनसबदार्स जो हैं, रैंक होल्डर्स जो हैं, उनको पेमेंट दी जाती थी, सैलरी भी दी जाती थी, लेकिन सैलरी राजा कैश में नहीं देता। सैलरी राजा कैसे देता है? एक जमीन का टुकड़ा देकर। उस जमीन से आपको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, अपनी सैलरी उसमें से काटनी पड़ेगी, बाकी का पैसा आप मुझे दोगे, ठीक है। ये चीज ऑब्वियस ही बात है कि सैनिक जो है उनको भी सैलरी मिलती है, लेकिन सैनिकों को सैलरी देने का काम आप ही करोगे। मेरी तरफ से सिर्फ आपको सैलरी मिलेगी, आपको अपने लेवल पर उस आर्मी यूनिट को मेंटेन करना है, ठीक है। ये सारे रैंक सिस्टम जो है वो यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया गया। दिस इज नॉट सिमिलर टू फ्यूडल सिस्टम, यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम नहीं है। फ्यूडल सिस्टम में फ्यूडल लॉर्ड्स को एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं, यहाँ पर इन्हें सिर्फ छोटी सी जमीन दी जा रही है सैलरी कलेक्ट करने के लिए, और रैंक दी जा रही है जिसके आधार पर वो एक आर्मी यूनिट मेंटेन करते हैं। दिस इज मनसबदारी सिस्टम, ओके। अब क्या होता है कि अकबर के बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके अकबर और अकबर के बाद के रूलर्स इस सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करने लगे वो सिचुएशंस को पेसिफाई करने के लिए। मतलब कि मान लीजिए मुगल्स के खिलाफ कोई किंगडम जो है वो अटैक करने की साजिश कर रहा है, तो यहाँ पर मुगल्स क्या करेंगे, उस किंगडम के राजा के पास जाएंगे और उस राजा को बोलेंगे कि अटैक मत करो, हम आपको अपने दरबार में हाईएस्ट रैंक देंगे। तो बेसिकली जितनी भी मेजर अपराइजिंग्स होती थी मुगल्स के खिलाफ, उन्हें पेसिफाई करने के लिए, उन्हें ठंडा करने के लिए इस मनसबदारी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा। मनसबदार बढ़ते चले गए, मनसबदारों की गिनती बढ़ती चली गई। अब हम औरंगजेब के समय पर आ जाते हैं। औरंगजेब के टाइम तक आते आते ये जो मनसबदारी सिस्टम था, इसकी वजह से बहुत सारे मनसबदार हो गए थे दरबार में। जो भी विद्रोह करता था उसको बोलते थे, टॉफी दे दी जाती थी, एक टॉफी की तरह बन गया था ये, कि ये टॉफी लो और चुप बैठ जाओ, ये मनसब लो, ये रैंक लो और शांत हो जाओ। तो इस प्रकार से तो औरंगजेब के टाइम तक आते आते बहुत सारे मनसबदार हो गए। लेकिन जमीन तो लिमिटेड होती है ना, मुगल सल्तनत के अंडर जो टेरिटरी होगी वो तो लिमिटेड होती है। एक समय तो ऐसा आएगा ना जब मनसबदारों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन उनको सैलरी देने के लिए जमीन नहीं है, ओके। एंड दिस विल लीड टू क्राइसिस, दिस एक्चुअली लेड टू क्राइसिस ओनली, इससे क्राइसिस ही हुए। मनसबदार्स को सैलरी नहीं मिल रही है टाइम से, तो क्या मनसबदार करप्ट नहीं हो जाएंगे? वो सोचेंगे मुगल सल्तनत का राजा हमें समय पर सैलरी तो देता नहीं है, यहाँ पे वो कह रहा है कि आर्मी यूनिट मेंटेन करो। तो इन मनसबदारों ने जितनी इनकी रैंक होती थी उससे कम आर्मी यूनिट मेंटेन करना शुरू कर दिया। ये करप्ट हो गए, ये टाइम पर अपना काम नहीं करते थे, ना इन्हें समय पर सैलरी मिलती थी, ठीक है। तो यहाँ पर मुगल सल्तनत में इंटरनल क्राइसिस पैदा हो रहे हैं। ये जो क्राइसिस हमने पढ़े इसे हम मनसबदारी क्राइसिस कहते हैं। क्या ये मनसबदार अब राजा की प्रति उतने ही लॉयल होंगे, ऑनेस्ट होंगे जितने पहले हुआ करते थे? नहीं,
ऐसा नहीं होने वाला, अब ऐसा नहीं है। तो औरंगजेब तक आते आते इस तरह के बहुत से क्राइसिस आप देखते हो, और उनमें से एक मनसबदारी क्राइसिस भी था। मनसबदारी क्राइसिस, इतने सारे मनसबदार हैं लेकिन उनको देने को पैसा नहीं है, सैलरी नहीं है, ठीक है। अब औरंगजेब जो है उसने भी कुछ ऐसी चीजें की है जिसके वजह से फाइनेंसेस में दिक्कत हो रही थी। सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था, जमीन नहीं थी। एक्चुअली औरंगजेब जो है वो कंटिन्यूअसली अपने समय में डेक्कन वाले रीजन पर अटैक करता रहा, और इस अटैक में उसने बहुत सारी रिसोर्सेज वेस्ट कर दी। इसको हम डेक्कन अल्सर कहते हैं। ये अल्सर की तरह ही था जो कि मुगल सल्तनत को निगल गया, खा गया, ठीक है, उसको फाइनेंशियली कमजोर बना दिया इस डेक्कन अल्सर ने। डेक्कन की ओर औरंगजेब कंटिन्यूअस अटैक करता रहा। तो डेक्कन अल्सर यानी कि उसके कंटिन्यूअस अटैक्स, कंटिन्यूअस बैटल्स जो उसने लड़ी। इंटरनल क्राइसिस जैसे कि मनसबदारी क्राइसिस, ठीक है, ये आप यहाँ पर देखोगे। इसके साथ साथ उसकी रिलीजियस पॉलिसीज, मनसबदार तो ठीक है, डेक्कन अल्सर ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो अब औरंगजेब यहाँ पर अगर देखें तो उसकी रिलीजियस पॉलिसीज भी काफी खराब थी, जिसके वजह से इंटरनल इश्यूज और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ही वॉज नॉट टॉलरेंट, रिलीजियसली टॉलरेंट नहीं था वो क्या करता था, वो नॉन मुस्लिम्स जो होते थे उनसे टैक्स कलेक्ट करता था, और ये जो नॉन मुस्लिम से टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसको जिज़्या कहते हैं। ये टैक्स काफी पुराना है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक भी कलेक्ट किया करता था, लेकिन बीच में बहुत सारे रूलर्स ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था। औरंगजेब ने इसे वापस शुरू कर दिया, जिजिया टैक्स। ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स देते हैं, ये मुस्लिम से कलेक्ट नहीं किया जाता था, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स ये दिया करते थे। और ये इस प्रकार के टैक्स जो है वो आपको काफी हद तक शरिया लॉ बुक्स में देखने को मिलेंगे अंकित, जो कि इस्लामिक कोड है। तो उसमें इस तरह के नॉन मुस्लिम्स के लिए टैक्स होते थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते थे। मान लीजिए आप नॉन मुस्लिम हो, लेकिन अगर आप राजा के आर्मी में काम करते हो, सिपाही हो, तो आपसे ये टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। जो विडो होती थी उनसे भी ये टैक्स कलेक्ट नहीं होता था, बच्चों से नहीं होता था। बाकी जितने बच गए नॉन मुस्लिम्स, उन सभी से ये टैक्स कलेक्ट होता था। तो ये जो आप यहाँ पे देखते हैं, यू विल फाइंड कि मुगल्स, जो ग्रेट मुगल्स थे जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, वो इसे कलेक्ट नहीं करते थे, लेकिन औरंगजेब ने इसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। औरंगजेब इज ऑल्सो नोन फॉर टेम्पल डिस्ट्रक्शंस, टेम्पल्स भी काफी सारे डिस्ट्रक्ट किए, बहुत से तुड़वाए हैं। तो ही वॉज नॉट रिलीजियसली टॉलरेंट। तो पहली बात तो यहाँ पर औरंगजेब ने सारे अलायंस तोड़ दिए हैं, राजपूत के साथ उसने सारे अलायंस तोड़ दिए। फिर उसी के दरबार में उसके मिनिस्टर्स, अब उसकी जो लॉयल्टी है वो ब्रेक करते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मनसबदारी क्राइसिस के कारण। फिर औरंगजेब जो है वो कंटिन्यूअस बैटल लड़ रहा है, जबकि उसके पास इतनी सारी रिसोर्सेज भी बची नहीं हुई है। डेक्कन में कंटिन्यूअस बैटल लड़ रहा है, जिससे और ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट हो रही है। उसके बाद रिलीजियसली टॉलरेंट नहीं है वो, इंटरनल क्राइसिस और ज्यादा पैदा होंगे मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के बीच में। तो ये सारी चीजें औरंगजेब के टाइम पर शुरू हुई। औरंगजेब ने इस तरीके से, इतने हार्श तरह से टैक्स कलेक्शन स्टार्ट किया कि देयर वाज वन कम्युनिटी जो एग्रीकल्चरलिस्ट हुआ करते थे, जिन्हें हम जाट कहते हैं, और वो जाट्स जो हैं वो भी मुगल सल्तनत के खिलाफ हो गए और फाइट करने लग गए। तो इस तरह की स्थिति औरंगजेब के टाइम पर आ रही है। ये औरंगजेब के समय की सिचुएशंस है मुगल की। यहाँ पर धीरे धीरे हम डिक्लाइनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, ओके। औरंगजेब जो है उसके 5 बच्चे थे, और ये जो 5 बच्चे हैं ये यहाँ पर औरंगजेब की डेथ के बाद क्या करेंगे, फाइट करेंगे। वैसे पांचों ने फाइट नहीं किया, देयर वर ओनली 3 कंटेंडर्स, सिर्फ 3 ही कंटेंडर्स थे जो आपको यहाँ पर फाइट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है।
झगड़ा होने वाला है। अब सोच कि के जो भाई हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि सिविल वॉर, ग्रह युद्ध है ना, ये घर में युद्ध हो रहा है। तो घर में युद्ध होने के क्या नुकसान होते हैं? आप किसी बाहर वाले की रिसोर्सेज थोड़ी वेस्ट कर रहे हो, आप घर की ही रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो भी डबल स्पीड के साथ। अगर दो भाई एक दूसरे के साथ रहते हैं, आप अपने की रिसोर्सेज जो है वो डबल स्पीड के साथ वेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। एक तो ये चीज, ओके। हाँ, दूसरा, जब आप फाइट कर रहे हैं तो बाहर वाला कोई ना कोई ऑब्वियसली फायदा उठाएगा इस पर्टिकुलर कमजोरी का। तीसरी बात, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा भाई जो कि कैपेबल नहीं है, पर वो इस पूरे क्राइसिस में राजगद्दी पर बैठ जाए, तो वो तो पूरे किंगडम का बेड़ा गर्क करके रख देगा। द वन हु इज नॉट क्रेडिबल एंड कैपेबल इनफ, उसके चांसेस भी होते हैं इस पूरे झगड़े में उस राजगद्दी तक पहुंचने के। और उसके बाद वो क्या करेगा? वो एम्पायर को और ज्यादा कमजोर कर देगा, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर देखोगे। सो सिविल वॉर जो है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यहाँ पर बच्चे तो 5 थे औरंगजेब के, मोहम्मद आजम शाह है, मोहम्मद अकबर है, बहादुर शाह, मोहम्मद सुल्तान है और काम बख्श है। काम बख्श इज दैट स्मॉलेस्ट, सबसे यंगर वन जो है वो काम बख्श है, जो आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हो। सो बेसिकली यू विल फाइंड दिस थिंग कि यहाँ पे ये जो पूरा सिविल वॉर था, इसमें मोहम्मद आजम शाह जो हैं, उनकी डेथ औरंगजेब की भी डेथ से पहले आपको होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे ये पूरा सिविल वॉर जो है, इसमें बहादुर शाह नाम का जो औरंगजेब का बेटा था वो जीता, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ बहादुर शाह जी के बारे में। औरंगजेब के बाद नेक्स्ट रूलर बन रहा है बहादुर शाह। ये 65 साल का है। तो आप समझ रहे हैं कि औरंगजेब कितना उम्र दराज होके उसकी डेथ हुई है, ठीक है। बहुत लेट, बहुत ज्यादा एज्ड होने के बाद औरंगजेब की डेथ हुई, कि उनका बेटा 65 साल की उम्र में राजा बन रहा है, ठीक है। अब ये 65 साल का राजा मुगल सल्तनत को मिलता है। इमेजिन कीजिए कि ये क्या क्या करेगा, ओके। हाँ, रिटायरमेंट की उम्र में उसको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। जस्ट इमेजिन कि ये व्यक्ति जो है ये कितनी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, मनसबदारी क्राइसिस हैं, इंटरनल इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, जाट्स हमारे खिलाफ फाइट करने लग गए हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। राजपूत के साथ जो अलायंस हुआ करता था वो मेरे पिताजी ने तोड़ दिया, अब मैं क्या करूं, अब मुझे राजपूत के साथ वापस अलायंस क्रिएट करना है। बहुत टेंशन है इस व्यक्ति को, ठीक है, बहादुर शाह जी को। तो अभी कोशिश करेंगे, कोशिश तो करेंगे, राजा बने हैं तो अब कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो इन्होंने हर तरफ हाथ पैर मारे हैं, ठीक है। जो पॉलिसी बहादुर शाह यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं वो पॉलिसी है कॉम्प्रोमाइज और कंसीलिएशन की पॉलिसी। 1707 से 1712 के बीच में इन्होंने रूल किया है लगभग 5 साल, और पूरे 5 साल में ये लगभग 13 करोड़ की संपत्ति को उड़ा देंगे, और इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो पैसे गए कहाँ। इसी वजह से बहादुर शाह को शाये बेखबर कहा जाता है। देयर वॉज वन कंटेम्प्ररी हिस्टोरियन ऑफ दैट टाइम जिनका नाम काफी खान था, और वो जो काफी खान थे उन्होंने बहादुर शाह को ये टाइटल दिया था शाये बेखबर का। उन्हें पता ही नहीं था कि इतना पैसा गायब कहाँ हो गया, ओके। ये चीज आप यहाँ पर देखते हो। तो शाये बेखबर, बेखबर मतलब वो बेखबर है, उसको पता ही नहीं है कि उसका ट्रेजर चेस्ट खाली कैसे हो गया है, वो 13 करोड़ कहाँ उड़ गए 5 साल में, ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 13 करोड़ उड़ाए कहाँ बहादुर शाह ने, इतनी संपत्ति कहाँ उड़ा दी उन्होंने, क्या कोशिश कर रहे थे वो
वो कॉम्प्रोमाइज और कंसिलिएशन की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। कंसिलिएट करने की कोशिश करेंगे, कभी राजपूत के साथ जाके बात करेंगे, कभी मराठास के साथ जाके बात करेंगे, कभी जो सिख हैं, जाट्स हैं, वो यहाँ पर उनसे बात करेंगे, ठीक है। उन सभी के साथ बात कर करके वापस से जो औरंगजेब ने किया था उसको अंडू करने की कोशिश करेंगे वो, कि मेरे पिताजी तो करके चले गए, मैं तो कहता था गलत है, सुनते नहीं थे, अब मुझे सारी चीजें सुधारनी होगी। तो ये सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये सबके पास जब जाते हैं तो वो क्या रिप्लाई देते हैं, क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बहादुर शाह जो है वो सबसे पहले गए राजपूत के पास। ओके, राजपूत की हम बात करें, दो आपको रीजन्स दिख रहे होंगे, एक है आम्बेर और एक है मारवाड़। ओके, तो यहाँ पे राजपूत स्टेट्स को कंट्रोल करने का एक अटेम्प्ट यहाँ पे बहादुर शाह करने वाले हैं। तो बहादुर शाह ने पहले क्या बोला, बहादुर शाह को लगा मेरे फॉरफादर्स जो है उनका बड़ा कंट्रोल था, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करूंगा तो राजपूत डर जाएंगे। बहादुर शाह ने कहा कि मैं तुम्हें ये ऑर्डर देता हूं कि तुम मुगल्स के अधीन हो जाओ। आम्बेर के राजा उस समय जय सिंह हुआ करते थे और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, दोनों ने मना कर दिया, बोला नहीं। बहादुर शाह को समझ आ गया कि ये ऊंची आवाज से तो नहीं सबमिट होने वाले। तो बहादुर शाह ने बोला ठीक है, दोस्ती कर लेते हैं। तो राजपूत ने बोला अलायंस में एंटर हो जाएंगे मुगल्स के साथ, लेकिन हमारी कुछ डिमांड्स हैं, हमारी कुछ मांग है। तो बहादुर शाह ने बोला क्या मांग है। तो राजपूत ने कहा कि हमें तुम्हारे दरबार मनसब और मालवा और गुजरात वाला जो पूरा रीजन है हमें उसका सूबेदार बना दो। एक मिनट, इज इट फाइन नाउ एवरीवन? ओके, लास्ट आपने क्या सुना था जो क्लियर था, ताकि मैं वहीं से कंटिन्यू करूं। ओके, उनकी मांग, हाँ जी ठीक है। आम्बेर और मारवाड़ के राजा, आम्बेर के जो यहाँ पे राजा हैं वो है जय सिंह और मारवाड़ के राजा हैं अजीत सिंह। बहादुर शाह ने सोचा कि मैं इनको सबमिट करने को बोलूंगा और ये सबमिट कर देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो बहादुर शाह को लगा कि ठीक है इनके साथ किसी एक अच्छे अलायंस एग्रीमेंट में एंटर हो जाते हैं। सो यहाँ पे बहादुर शाह बोलते हैं कि दोस्ती कर लेते हैं। तो राजपूत ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अग्रीमेंट के लिए हम तैयार हैं, अलायंस के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं। तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले तो आप आपको आपको अपने कोर्ट में हमें हाईएस्ट रैंक देनी पड़ेगी। ओके, दूसरी जो डिमांड थी वो ये थी कि मालवा गुजरात वाला जो रीजन है ना उसकी सूबेदारी देनी पड़ेगी। ना व्हाट इज सूबेदारी? देखिए सूबेदार शब्द जो है वो अकबर के समय का है। सूबा, सूबा शब्द का मतलब होता है प्रोविंस, ठीक है। तो प्रोविंस, सूबेदार कौन हुआ? प्रोविंस का हेड। प्रोविंस का हेड कौन होता है? नॉर्मली गवर्नर। तो सूबेदार का मतलब होता है गवर्नर, ठीक है। तो मालवा गुजरात जो प्रोविंस है वहां का गवर्नर बना दो हमें, ऐसा ये कह रहे हैं। वहां का प्रोविंशियल हेड बना दो हमें, ऐसा कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बहादुर शाह ने क्या इन डिमांड्स को पूरा किया? देखिए यहाँ पे ये जो डिमांड थी ये पूरी नहीं की गई। यहाँ पे बहादुर शाह ने बोला कि मनसब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक पूरी प्रोविंस का सूबेदार मैं नहीं बना सकता। तो राजपूत ने बोला कोई बात नहीं सर, आप अपना ऑफर लेकर चले जाइए, हमें यहाँ पर आपके साथ कोई अलायंस नहीं बनाना। तो यहाँ पर ये जो अटेम्प्ट था इनके साथ अलायंस बनाने का वो फेल हो गया। ओके,
तो यहाँ से वो फेल होकर निराश होके वापस आ जाते हैं। अब बहादुर शाह कहाँ जा रहे हैं? मराठास के पास। मालवा रीजन है यशराज, ठीक है, जो मध्य प्रदेश का वेस्ट वाला पोर्शन है ना, वहां पे वो है मालवा रीजन, जिसका कुछ हिस्सा आपको यहाँ पे राजस्थान और थोड़ा सा गुजरात में आता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरा गुजरात नहीं, मालवा का वेस्ट वाला पोर्शन, सॉरी, एमपी का वेस्ट वाला पोर्शन इज मालवा रीजन, ठीक है। चलिए, तो अब ये मराठास के पास जा रहे हैं। मराठास, अब देखिए मराठास जो हैं उनके साथ क्या सिचुएशन है उसको समझने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना पड़ेगा काफी, तब हमें सिचुएशन समझ आएगी मराठास की, ठीक है, कि मराठास का क्या कनेक्शन था मुगल्स के साथ। अब मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। यस राधिका, मारवाड़ रीजन राजस्थान में है, ओके। मालवा प्लेट्यू के बारे में आपने सुना होगा, मालवा इज वेस्ट मध्य प्रदेश वाला पार्ट, ठीक है। मारवाड़ इज इन राजस्थान। मारवाड़ रीजन में जोधपुर आता है आपका, बीकानेर आता है आपका, किशनगढ़ आता है, ये रीजन आपका राजस्थान का मारवाड़ कहलाता है, ओके, ये अलग है। चलिए, यस, अब यहाँ पर एक बहुत बहुत पुरानी कहानी है जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे राजपूत्स के बीच में, सॉरी, मराठास के बीच में और मुगल्स के बीच में जो दुश्मनी थी वो कहाँ से शुरू हुई, ओके। तो एक जमाना था, एक समय था जब ये जो डेक्कन वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक किंगडम हुआ करता था, बहामनी। ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ बिकॉज देयर आर मेनी लर्नर्स जिन्होंने मेडिवल हिस्ट्री नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहामनी किंगडम हुआ करता था। जब ये बहामनी किंगडम डिक्लाइन हो गया, ठीक है, जब ये धीरे धीरे करके टूटने लगा, तो बहामनी किंगडम के टूटने के बाद ये छोटे छोटे किंगडम्स आए, अहमदनगर, बेरार, बिदार, बीजापुर, गोलकोंडा, ये सब किंगडम्स आए, छोटे छोटे किंगडम्स, ठीक है। यस, दीज वर स्मॉल प्रिंसिपलिटीज अंडर स्मॉल रूलर्स, और ये रूलर्स मुस्लिम रूलर्स थे, ठीक है। अब क्या होता है कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय में ये जो डेक्कन का हिस्सा था यहाँ पे पुर्तगाली हुआ करते थे, पुर्तगाली यूरोपियन ट्रेडर्स, ओके। जब हम यूरोपियंस के पेनिट्रेशन को पढ़ेंगे तब मैं पुर्तगालियों के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी, पर फिलहाल के लिए बस याद रख लीजिए कि यूरोप से पोर्तुगीज आए थे, पुर्तगाली आए थे, और वो यहाँ पे इस डेक्कन वाले रीजन में काफी एक्टिव थे। वो यहाँ से ट्रेड किया करते थे, यहाँ पर शिप से ट्रेड किया करते थे वो, ओके। हाँ, 1498 में आए थे वास्को डी गामा, पुर्तगाली। तो अब क्या होता है ना, पोर्तुगीज आर द वन जिनका मोटिव सिर्फ ट्रेड करना नहीं था, इनका मोटिव था यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फैलाना। तो वो एज क्रिश्चियन मिशनरीज भी इंडिया में काम कर रहे थे, ठीक है। तो अब वो क्या करते थे, इस डेक्कन वाले रीजन में जो भी मुस्लिम्स होते थे उनको जबरदस्ती कन्वर्ट करवाते थे, मतलब कि क्रिश्चियन बनवाते थे, बपतिस्मा दिलवाते थे उन्हें। और यहाँ से जो शिप्स हज यात्रा के लिए जाया करती थी उन शिप्स को डुबाने की कोशिश करते थे वो। हज यात्राएं जो होती हैं उनमें यहाँ पर वो दखल अंदाजी करते थे। जिस समय की मैं बात कर रही हूँ उस समय ये जो ऊपर वाला पूरा पोर्शन था ये जहांगीर के अंडर था, मुगल सल्तनत के राजा थे जहांगीर। जहांगीर बहुत परेशान थे इस चीज से, क्योंकि वो रिलीजियसली टॉलरेंट थे। उनका ये मानना था कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को खुद एक्सेप्ट करना चाहते हो दैट इज गुड, बट वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हज यात्राओं में अड़चने पैदा करना ये सब सही नहीं है। पुर्तगाली जो है वो
यहाँ पे गलत तरीके से चीजें कर रहे हैं। तो जहांगीर को लगा कि पुर्तगाली जो है उनका जो एक्सपेंशन है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है, उसको कम करना पड़ेगा इस रीजन में। अब ऐसा करने के लिए ये पूरा रीजन मुगल सल्तनत के अंडर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो रूलर्स हैं वो तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो कर पाते तो ये इशू नहीं आता। तो यहाँ के जो बिरार, बिदार, खानदेश, अहमदनगर के जो भी रूलर्स हैं ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो बेहतर ये होगा कि ये पूरा हिस्सा मुगल्स के अंडर आ जाए और फिर मुगल्स इन पोर्चुगीज को कंट्रोल करें। तो जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां को भेजा कि बेटा जाओ, ये पूरा का पूरा डेक्कन का हिस्सा जो है इसको कैप्चर करो, और कैप्चर करके यहाँ पे मुगल सल्तनत में इसको ऐड कर लो। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मराठास कहाँ हैं। मराठास जो हैं वो डेक्कन में वॉरियर क्लास हुआ करती थी। मराठास आपको इन सारे स्टेट्स में मिलेंगे। मराठास वॉरियर क्लास थी, ठीक है। तो अहमदनगर की आर्मी में आपको मराठास मिलेंगे, बीजापुर की आर्मी में आपको मराठास मिलेंगे। तो मराठास जो है उनको उनकी एक प्रेस्टीज थी, उनको ये रूलर्स प्रिविलेज दिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मराठास का सपोर्ट हमें वॉर में जिता सकता है, युद्ध में जिता सकता है। ओके, तो मराठास वर वेरी स्ट्रांग, एक स्ट्रांग होल्ड करते थे, रखते थे वो इस रीजन में। इन रूलर्स, ये रूलर्स मराठास को खुश करने की कोशिश करते थे, ये रूलर्स ज्यादा से ज्यादा मराठास को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो जब शाहजहां यहाँ पे आया तो शाहजहां को समझ आ गया कि मराठास ही इन डेक्कन के रूलर्स की मिलिट्री स्ट्रेंथ है। मराठास गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्टिक्स जानते हैं, मराठास मार्शल आर्ट जानते हैं, वो बचपन से मर्दानी खेल खेलते आए हैं। मर्दानी खेल इज अ टाइप ऑफ मार्शल आर्ट महाराष्ट्र का। ठीक है, तो यहाँ ये सारी चीजें शाहजहां ने एनालाइज कर ली। तो शाहजहां को लगा कि हमें अगर इन डेक्कन के स्टेट्स को कैप्चर करना है तो एक ही तरीका है, मराठास को अपनी साइड ले लेते हैं। तो शाहजहां क्या करते हैं, मराठास के सरदार से मिलते हैं। मराठास का सरदार उस समय शाहजी भोसले हुआ करता था। आप जानते हैं ना शाहजी भोसले कौन है, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के फादर हैं ये। तो शाहजी भोसले हुआ करते थे मराठास के सरदार। तो यहाँ पे शाहजहां शाहजी भोसले से मिलते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे शाहजी भोसले को कहते हैं कि अगर तुम हमारी तरफ आ जाते हो, मुगल्स की तरफ आ जाते हो, तो हम तुम्हें पूना दे देंगे, पूना की जागीर दे देंगे। जागीर इज अ टर्म यूज फॉर लैंड, ठीक है, जहां से टैक्स कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे शाहजहां ने ये प्रॉमिस किया कि हम आपको ये दे देंगे, ये पूना की जागीर दे देंगे, आप हमारी साइड आ जाओ। तो शाहजी भोसले ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, यस, मनसबदारी देंगे और पूना की जागीर देंगे। और यहाँ पे इस ऑफर को शाहजी भोसले ने एक्सेप्ट कर लिया, और ये सारे स्टेट्स मिलिट्रीली कमजोर हो गए। तो जब ये सारे स्टेट्स मिलिट्रीली कमजोर हो गए तो शाहजहां ने एक एक करके इन्हें कैप्चर कर लिया। बट देयर वाज वन किंगडम जो शाहजहां के कंट्रोल में नहीं आया, और वो था अहमदनगर। किसके कारण? इस व्यक्ति के कारण। कौन है ये? मलिक अंबर। मलिक अंबर ने कहा जब तक जिंदा हूं अहमदनगर को मुगल्स के अंडर जाने ही नहीं दूंगा। शाहजहां ने बोला देखते हैं, पर शाहजहां एक्चुअल में देखता रह गया, और मलिक अंबर जब तक जिंदा रहा तब तक अहमदनगर मुगल्स के अंडर नहीं आया। तो कुछ समय के बाद, अब मलिक अंबर था कौन? मलिक अंबर अहमदनगर का मिलिट्री चीफ था, वहां का सेनापति था अहमदनगर का। तो मलिक अंबर की डेथ हो गई, ठीक है, मलिक अंबर की डेथ हो गई। तो अब क्या करें? तो मलिक अंबर की डेथ के बाद शाहजहां जो है वो मलिक अंबर के बेटे से मिलता है। उसके बेटे का नाम फतेह खान था। ओके, तो यहाँ पर फतेह खान अपने फादर की तरह नहीं था। मलिक अंबर जैसा था वैसा उसका बेटा नहीं था। मलिक अंबर ने पूरा जीवन लगा दिया इस चीज में
कि यहाँ पे वो जो रीजन है अहमदनगर जो है वो मुगल्स के हाथ ना जाए, लेकिन उसकी डेथ के जब फतेह खान सेनापति बना तो फतेह खान ने खुद ही अहमदनगर मुगल्स को सौंप दिया और शाहजहां खुश हो गया। शाहजहां ने खुश होकर पूना की जागीर मराठा से छीन ली और फतेह खान को दे दी। और यहां से शुरुआत होती है मुगल्स और मराठास की दुश्मनी की। मराठास ने कहा कि ये क्या था, जब तक हमारी जरूरत थी तब तक हमें जागीर देकर रखी, लेकिन जैसे ही जरूरत खत्म हमसे जागीर छीन ली, अब हम यहाँ पर इन्हें मजा चखाएंगे। तो मराठास ने नीचे ही नीचे अपनी आर्मी, वो तो वॉरियर क्लास से तो थे ही मराठास पहले से, उन्होंने अपनी पूरी आर्मी नीचे ही नीचे तैयार करना शुरू कर दिया। बीजापुर क्लियर है, स्टक नहीं हो रहा है ना? ओके। तो यहाँ पे बीजापुर और दूसरे जो गोलकोंडा जैसे किंगडम्स जो हैं उन्होंने भी नीचे ही नीचे मराठास की हेल्प करना शुरू कर दिया। ओके, तो यहाँ से दुश्मनी शुरू होती है मराठास और मुगल्स के बीच में, वो जो धोखाधड़ी हुई थी वहां से। तो अब मराठास क्या करते हैं, देखो ये जो पूरा रीजन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पूरा मुगल्स के अंदर चला गया था। ये टेरिटरी पूरी मुगल्स की ही कहलाती थी, लेकिन यहाँ दबदबा मराठास का था। मराठास यहाँ जबरदस्ती इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनका रूल यहाँ रिकॉग्नाइज्ड नहीं था, लेकिन वो अपनी पावर की वजह से यहाँ बैठे थे। ठीक है, तो मराठास कंटिन्यूअस मुगल्स की बाउंड्रीज पर अटैक करते रहते थे, मुगल्स पर अटैक करते रहते थे। जब औरंगजेब जिंदा था तब मराठास की तरफ कौन थे, मराठास के नेता कौन थे, छत्रपति शिवाजी। और छत्रपति शिवाजी कंटिन्यूअस औरंगजेब के साथ फाइट करते रहते थे। ठीक है, ये चीज कंटिन्यूअस चलती थी। अब है ना, जो पार्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज टेरिटोरियली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स, ये पूरा डेक्कन का हिस्सा मुगल सल्तनत का है, पर मराठास यहाँ पर अपना रूल स्थापित करके बैठे हुए हैं और उनका रूल रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। वो यहाँ बैठे हैं, मतलब वो एक दादागिरी वाला सिस्टम कि ये यहाँ ये हमारा है, तुम इस रीजन के चाहे रूलर हो, तुम्हारे अंडर ये टेरिटरी आती हो, बट दिस इज ये हमारा है, हम यहाँ पर नेता हैं, हम यहाँ पर रूलर हैं। ठीक है, तो मराठास जो हैं, अब इमेजिन करो अगर ऐसी सिचुएशन है और बहादुर शाह जी जो हैं वो मराठास के पास जाते हैं, क्योंकि मराठास के साथ औरंगजेब का कंटिन्यूअस बैटल चलती रही है, और यहाँ पर अब बहादुर शाह चाहते हैं कि मराठास के साथ एक अलायंस बन जाए, मराठास के साथ जो बैटल चल रही है उसको यहाँ पर खत्म कर दिया जाए। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप मराठा हो, प्रजा जो है वो मराठास को मानती थी, ठीक है, मराठास को पसंद करती थी, लेकिन टैक्स उनको मुगल्स को देना पड़ता था, यशराज। ठीक है, मतलब मराठास वर हीरो, वो हीरो थे उन लोगों के लिए, डेक्कन वाले जो रीजन थे, बट मुगल्स को वो टैक्स देते थे। नाउ द पॉइंट इज, अगर आप मराठा हैं और आपके साथ पास बहादुर शाह आ रहे हैं ये कहकर, ये कहने के लिए कि लेट्स एंटर इनटू सम अलायंस, इन सम फ्रेंडशिप अलायंस, तो आप क्या मांग करोगे उनसे बदले में? रिकॉग्नाइजेशन। आपको नहीं लगता कि आप ये कहोगे कि इस डेक्कन वाले रीजन में मराठास का रूल जो है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, इस चीज को ओपनली डिक्लेयर कर दो ना कि हाँ यहाँ मराठास रूल करते हैं। आप इसकी मांग नहीं करना चाहोगे? जब आप इतने समय से यहाँ पर अपना रूल स्थापित करके बैठे हो, बट दिस रूल इज नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, तो अभी भी ये पर्टिकुलर टेरिटरी मुगल्स की कहलाती है, तो आप यहाँ अपने रूल, अपनी सत्ता का रिकॉग्नाइजेशन मांगोगे। अच्छा ऑफर होगा ये, राइट? तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे।
जब बहादुर शाह जाते हैं मराठास के पास, तो मराठास ने बोला हमारी 2 मांगे हैं, ठीक है, 2 मांगे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये रिकॉग्नाइजेशन डायरेक्टली नहीं मांग रहे हैं, ये इनडायरेक्टली यहाँ पर मराठास की रूल का रिकॉग्नाइजेशन मांग रहे हैं, इनडायरेक्टली। तो मराठास ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमारी 2 डिमांड्स हैं, 2 तरह के टैक्स हमें यहां से कलेक्ट करने दीजिए, ठीक है। ये 2 डिमांड्स हैं, इसको समझिए। एक सरदेशमुखी और दूसरा चौथ। अब ये क्या है, ये मैं आपको समझाती हूँ। चौथ मतलब चौथा हिस्सा, 1/4। बट 1/4 ऑफ व्हाट? 1/4 ऑफ एवरेज टैक्स कलेक्टेड। यहाँ डेक्कन से, ये जो डेक्कन वाला जो रीजन है, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, दक्कन वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, यहां से जो एवरेज टैक्स कलेक्शन होता है ना, उसका 1/4 टैक्स मराठास मांग रहे हैं, ठीक है। मराठास क्या कह रहे हैं कि यहां से आप जो भी टैक्स कलेक्ट करते हो डेक्कन से, उसका 1/4 हमें दे दो। तो बहादुर शाह ने कहा पर ऐसा क्यों? तो मराठास ने कहा कि हम इस रीजन को प्रोटेक्ट करेंगे, डेक्कन वाले रीजन को, और हम मुगल्स पर अटैक को बंद कर देंगे अगर आप इस रीजन के 1/4 टैक्स जो है वो हमें दे देते हो तो। ओके, तो दिस इज चौथ। नाउ व्हाट इज सरदेशमुखी? सरदेशमुखी इज 1/10 ऑफ चौथ। जितना चौथ मिलेगा उसका 10वां हिस्सा। देखो, मान लीजिए डेक्कन से 1,000 रुपए टैक्स कलेक्ट होता है, तो चौथ कितना हो जाएगा? C-SAT का पेपर आएगा 250, और सरदेशमुखी कितना हो जाएगा? इसका 10वां हिस्सा 25। तो ये मांग कर रहे हैं वो, ये मांग है उनकी। ओके, अब आपको ये तो समझ आ गया कि चौथ तो चलो ठीक है, जो भी एवरेज यहाँ पे टैक्स कलेक्ट होता है उसका 1/4 पार्ट वो मांग रहे हैं मराठास। बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सरदेशमुखी? 25 रुपए, मतलब समझ नहीं आ रहा, राइट? यही तो बेस्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर टैक्स का, कि इसकी जो फेस वैल्यू है वो कम है, पर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब हम इस टैक्स के नाम को देखते हैं, तो इसका नाम देखिए, सर देश मुखी, देश का मुखिया होने के नाते जो मुखिया टैक्स कलेक्ट करता है वो है ये। सो बेसिकली इस टैक्स के नाम में छुपा है मराठास के रूल का रिकग्नाइजेशन। वो कह रहे हैं कि यहाँ के मुखिया होने के नाते जो एक रूलर का, मुखिया का टैक्स कलेक्शन का जो राइट होता है, वो है सरदेशमुखी। इसकी फेस वैल्यू कम है, 25 रुपए या 1/10 ऑफ चौथ, बट इंट्रिंसिकली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टैक्स है, ठीक है, सरदेशमुखी। क्लियर? तो ये 2 टैक्सेस यहाँ पर ये मांग रहे हैं। यशराज, अलग से है सरदेशमुखी। चौथ का 1/10, 250 रुपए वो ले रहे हैं, लेकिन उससे अलग 25 भी ले रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये 2 डिमांड्स हैं यहाँ पे मराठास की। अब यहाँ पे बहादुर शाह ने क्या किया? बहादुर शाह जो थे वो यहाँ सरदेशमुखी देने के लिए तैयार है, लेकिन चौथ देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर,
ऐसा नहीं कर सकते हम, वेरी सॉरी। तो यहाँ पे मराठास ने कहा ठीक है, तुम्हारा सरदेशमुखी भी तुम अपने पास रखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें दोस्ती नहीं करनी है, इट इज अप टू यू, जाओ। यहाँ पर भी जो उन्होंने सोचा था वो फेल हो गया। आप देख रहे हैं ना कहाँ पैसा जा रहा है इनका। ये जो इन्होंने मीटिंग्स बिठाई है, खाना पीना खिलाया और फिर उसके बाद इनकी मीटिंग्स फेल हुई हैं, यहीं पे ये 13 करोड़ पैसा गवाएंगे। ठीक है, हाँ। तो मराठास के साथ भी फेल हो गया ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे बहादुर शाह जो है ना, वो सिख सिख जो है उनके पास जाते हैं। अब यहाँ पर जी हाँ, 2 घंटे की क्लास है, बिल्कुल 2 घंटे की क्लास है। 1 घंटा हो गया है। आपको बोरिंग लग रहा है क्या ये? मुझे तो नहीं लगता। दिस पार्ट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, डोंट वरी। अभी थोड़ा फैक्ट ज्यादा रहते हैं इसीलिए ऐसा लगता है, बट दिस पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुगल्स को आप देखो कैसे गिरते हुए देख रहे हैं, कहाँ मुगल्स थे, और थोड़ी देर में आपको वो पेंशन बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अब मराठास की थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, मराठास की हम बात कर चुके हैं, सिख जो है उनकी बात करते हैं। देखो सिखिज्म जो है ना, वो मध्य भारत मिडिवल पीरियड में आया। ठीक है, ये एक अलग विचार था। अलग तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रकार से आप यहाँ पे गुरु नानक देव जो है उनके फॉलोअर्स के द्वारा इस पर्टिकुलर रिलीजन को, इस पर्टिकुलर फिलोसफी को इंट्रोड्यूस करते हुए देखोगे। मतलब उनके विचार बेस है सिखिज्म का। तो यहाँ पे 1699 में क्या होता है ना, यहाँ पे सिखिज्म में एक आर्मी यूनिट, एक वॉरियर क्लास की शुरुआत होती है जिसे हम खालसा कहते हैं, और ये गुरु गोबिंद सिंह के अंडर हुआ। खालसा ये एक वॉरियर क्लास थी। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, दैट इज ग्रेट गौरव, थैंक यू। तो यहाँ पे वॉरियर क्लास, ये जो सिख जो हुआ करते थे उनकी थी। नाउ द थिंग इज, जो सिख हैं उन्होंने ये वॉरियर क्लास इंट्रोड्यूस क्यों की? बिकॉज ऑफ द सप्रेसिव नेचर ऑफ औरंगजेब्स पॉलिसीज। औरंगजेब जो यहाँ पर आप देखेंगे वो किस तरीके से नॉन मुस्लिम्स को सप्रेस किया करते थे। तो जो सिख है उन्होंने ये वॉरियर क्लास शुरू की गुरु गोबिंद सिंह के अंडर। तो अब औरंगजेब के टाइम से ही जो सिख हैं उनके साथ जो कनेक्शन था मुगल्स का, वो बहुत खराब था। तो औरंगजेब ने तो कनेक्शन खराब किए ही थे, तो बहादुर शाह ने सोचा कि हम लोग सिख जो है उनके साथ कनेक्शन सुधारेंगे। तो हुआ ये कि बहादुर शाह जो है वो गुरु गोबिंद सिंह के पास जाते हैं, और गुरु गोबिंद सिंह जो है उनके साथ बातचीत करते हैं। और कमाल की बात है कि बहादुर शाह ने गुरु गोबिंद सिंह को अपना गुरु मान लिया था। तो मतलब बहादुर शाह ने गुरु गोबिंद सिंह को गुरु मान लिया, टीचर मान लिया अपना, और इसके तहत सिख जो है उनके साथ एक अलायंस डेवलप हुआ। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह की डेथ हो गई, और गुरु गोबिंद सिंह की डेथ के बाद यहाँ पर जो वॉरियर क्लास के नेता आए वो थे बंदा सिंह बहादुर। तो जैसे ही बंदा सिंह बहादुर आते हैं खालसा आर्मी के हेड के तौर पर, यू विल फाइंड, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह आखिरी गुरु थे ना, उसके बाद फिर बंदा सिंह बहादुर आते हैं वॉरियर क्लास के लीडर, सेनापति के तौर पर। तो बहादुर शाह के रिलेशन बंदा सिंह बहादुर के साथ अच्छे नहीं थे, इनके बीच में खटपट रहती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहादुर शाह ने सोचा कि ये तो हमारे हाथ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर एक फोर्ट था लोहगढ़ में, लोहगढ़ में एक फोर्ट था, गुरु गोबिंद सिंह का फोर्ट था वो। बहादुर शाह ने उस फोर्ट को कैप्चर कर लिया, और इस वजह से जो सिख खालसा आर्मी थी वो और ज्यादा ट्रिगर हो गई। बंदा सिंह बहादुर ने कहा कि तुमने तो गुरु गोबिंद सिंह को टीचर माना हुआ था और तुमने उन्हीं के फोर्ट को कैप्चर कर लिया। तो अब क्या हुई? बैटल, बैटल ऑफ लोहगढ़ 1712। ये लोहगढ़ का जो युद्ध था, इसमें बंदा सिंह बहादुर ने लोहगढ़ का फोर्ट भी वापस छीना, और यहाँ पर बहादुर शाह की आर्मी जो है उसको भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, बहुत ज्यादा मतलब नुकसान पहुंचाया, हम ये कह सकते हैं। तो आप ये मान लो कि ये पहला और आखिरी कंसिलिएशन था सिख जो है उनके साथ। इसके आगे
मुगल्स जो नेक्स्ट आएंगे वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जो सिख हैं उनके साथ इनका अलायंस कभी क्रिएट नहीं होगा, नेवर। ये आखिरी था, ये मान लीजिए, ठीक है। सो ऐसा एक जगह जहां पर बहादुर शाह सक्सेसफुल हुआ है वो है जाट्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक जगह जहां पर वो सक्सेसफुल हुआ वो थे जाट। यहाँ पर चुरामन और छत्रासल जाट। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि थोड़ा सा जाट्स के बारे में। देखिए, यहाँ पे जब हम जाट्स की बात करते हैं ना, तो जाट्स वर एग्रीकल्चरलिस्ट, ठीक है। वो खेती किया करते थे। लेकिन जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने बहुत सप्रेसिव तरह से टैक्स कलेक्शन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जाट एग्रीकल्चरलिस्ट ने विद्रोह शुरू कर दिया। और उन्होंने यहाँ पर, ये वो इस रीजन में रहा करते थे, लेकिन वो पूरा अपना ग्रुप लेकर राजस्थान की ओर जाते हैं। और राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर, अगर आपने देखा हो, ये मैप में भी दिखा रखा है मैंने, इट्स मेरे हिसाब से नॉट क्लियर नहीं है इतना, बट यू कैन सी दिस, ये भरतपुर। यहाँ पर जाट्स ने अपना रूल एस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो यहाँ जाट्स, चुरामन छत्रासल जाट जो हैं वो यहाँ पर अपना भरतपुर में रूल एस्टेब्लिश करते हैं। और बहादुर शाह ने इनके साथ अलायंस बनाया एंड दिस अलायंस वाज सक्सेसफुल। बस एक यही जगह थी जहां पे ही वाज एबल टू कंसीलिएट विद छत्रासल एंड चुरामन जाट्स, दैट इज इट। इतना, यही यही सिर्फ एक जगह थी, बाकी हर जगह वो फेल हुए, ठीक है। तो अब हम समझ ही रहे हैं कि उनकी 13 करोड़ की संपत्ति कहाँ गायब हो गई, यहाँ गायब हो गई। और वैसे भी 65 साल की एज थी, बुजुर्ग, थोड़े से बूढ़े थे वो। देखिए, ही वॉज अ गुड रूलर, मतलब द वन जिसको अगर देखा जाए तो जो कोशिश कर रहा था, बट समय नहीं है उनके पास इतना, ठीक है, उम्र ज्यादा है। उस उम्र के हिसाब से वो जितनी भी कोशिश कर रहे थे सबके साथ मिलकर, जैसे भी अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, मुगल्स की जो स्पिरिट पहले हुआ करती थी उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, ठीक है। सो फाइनली 1712 में बहादुर शाह की डेथ हो जाती है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई मराठास के कंटेक्स्ट में, वो मैं आपको अभी ही बता देती हूँ ताकि आगे हमें क्लियर रहे। देखो, शाहजी भोसले जो है ये वही है जिन्होंने शाहजहां के साथ वो अग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले जिनकी हम बात कर रहे थे। फिर ये शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जो औरंगजेब के साथ युद्ध लड़ते रहे। तो औरंगजेब ने क्या किया था ना, औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के बेटे शामाजी भोसले और छत्रपति शिवाजी के ग्रैंडसन शाहूजी भोसले दोनों को जेल में बंद कर दिया था पकड़ के। शामाजी भोसले को तो मार ही डाला और शाहूजी भोसले को जेल में रखा। तो जब बहादुर शाह राजा बना ना, तो उसने यहाँ पर शाहूजी भोसले को फ्री कर दिया था कि जाओ बेटा, मेरे फादर ने तुम्हारे पिताजी की हत्या कर दी और तुम्हें जेल में डाल दिया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, पर अब तुम जाओ अपने फैमिली से मिलो और मजे करो। वो भी एक तरीका था मराठास को खुश करने का बेसिकली, ताकि मराठास के साथ दोस्ती बन सके, बट दिस वाज नॉट, दिस पर्टिकुलर थिंग ये काम नहीं आई, ठीक है। हाँ, क्लियर, ये पार्ट आपको क्लियर है बहादुर शाह का। यहाँ पर आपको बहुत सी चीजें समझ आई होंगी। देखिए, हम ना तो मनसबदारी क्राइसिस से ऊपर उठे, ना ही हम यहाँ पे जागीरदारी क्राइसिस से ऊपर उठे, ना राजपूत और जाट्स के साथ अलायंस बना पाए। हाँ, रिलीजियसली टॉलरेंट हो गए, टेम्पल डिस्ट्रक्शन बंद कर दिया, नॉन मुस्लिम से टैक्स कलेक्शन बंद कर दिया था यहाँ पे बहादुर शाह ने, बट कुछ काम नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। अब आगे की कहानी सुनाते हैं। तो इनका समय पूरा हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, ठीक है। ये पूरी कहानी थोड़ा सा डाइजेस्ट कीजिए ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि आगे काफी
कॉमन है, जो भी रूलर्स के बारे में हम बात करेंगे, उनकी जो भी पॉलिसीज है, ठीक है। तो वील कवर दिस पार्ट। 5 मिनट का ब्रेक, अभी 12:12 हो गए हैं, तो हम ठीक 12:17 पे मिलते हैं। अभी मैं इसको ऑफ करूंगी तो आपको डिस्कनेक्टेड दिखाएगा, तो कमेंट सेक्शन में होला हल मत मचा देना कि डिस्कनेक्ट हो गया है, वो दिखाएगा 5 मिनट के लिए, एंड देन आई विल बी बैक। ओके, क्योंकि लर्नर्स को लगता है कि ये डिस्कनेक्ट हो गया है, या फिर मैं इसको ऑन ही रखती हूँ, सिर्फ स्क्रीन से 2 मिनट गायब हो जाती हूँ, ठीक है। आई विल बी बैक इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, तब तक के लिए शांत रहें। पानी वगैरह पी लीजिए, ठीक है, मुझे भी पीना है थोड़ा सा, एंड आई विल बी बैक।
ओके। हम सब वापस आ गए। हाँ जी मयंक, बिल्कुल आगे ही पढ़ेंगे। आवाज आ रही है आप सभी को? ओके, जस्ट गिव मी थम्स अप कमेंट सेक्शन में एक बार। अभी सुदर्शन सर की क्लास 12 बजे शायद वो छूटी है, तभी इस टाइम पे काफी लर्नर्स ने ज्वाइन किया है बीच में। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला फेज। मैं नहीं जानती आप कितने स्टूडेंट्स हैं फिलहाल। ओके, लेट्स कवर दिस पार्ट। बहादुर शाह की मृत्यु 1712। नाउ बहादुर शाह की मृत्यु के बाद भी एक सिविल वॉर हुआ भाइयों के बीच में। दो भाई यहाँ पर, आजिम उन शाह। देखिए एक चीज याद रखिए, एक बार मैं यही पढ़ा रही थी, मैंने दो ही भाइयों के नाम लिए, तो अगले सेशन में लर्नर एक आके कहते हैं कि मैम ये तो तीन भाई थे। मैंने कहा मैं जानती हूँ तीन भाई थे, लेकिन दो की ही जरूरत थी मुझे स्टोरी बताने के लिए, तो मैंने दो का ही नाम बताया। ठीक है, तो हम अननेसेसरी पार्ट नहीं कवर करेंगे, ठीक है, जो सिर्फ जरूरी है। अब मुझे सिर्फ दो ही भाई आगे की कहानी को समझाने के लिए चाहिए, तो मैं दो का ही डिस्कशन करूंगी, ठीक है। जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, अननेसेसरी फैक्ट्स बहुत सारे कि ये तो तीन थे, तीसरे का नाम क्या था वो भी रटो नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे दो कंटेंडर्स है बहादुर शाह की डेथ के बाद, आजिम उन शाह और जहानदार शाह। ठीक है, आजिम उन शाह जो है, अगर ये राजा बन जाते हैं तो मुगल सल्तनत जो है वो शायद सुधर सकती है, पर जहानदार शाह बहुत ही घटिया, बहुत खराब रूलर बनेगा अगर बन गया तो। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज को ध्यान से सुनिए, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। इस टाइम तक आते आते जो मुगल सल्तनत के मंत्री थे ना, मिनिस्टर्स, उनका दिल जो है वो करने लगा था कि वो भी राजा बन जाए। ठीक है, अब वो राजा के प्रति उतना लॉयल नहीं रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो खुद भी राजा बने। ओके, ये चीज, लेकिन क्या ये मिनिस्टर्स राजा बन सकते हैं इतनी आसानी से? ऐसा नहीं हो सकता। रीजन ये है कि जो ग्रेट मुगल्स ने जनता की दिमाग में एक छवि बनाई है अच्छे राजा की, उसको मिटाकर फिर ही ये मिनिस्टर्स राजा बन सकते हैं। तो अगर मिनिस्टर्स राजा नहीं बन सकते, तो राजगद्दी पर किसी ऐसे व्यक्ति को तो बिठा सकते हैं ना, जो मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग ही चले, उनकी कठपुतली पपेट बनकर। एक पपेट रूलर को अगर राजगद्दी पर बैठा दिया जाए तो काम चल जाएगा। अब इन दोनों ऑप्शंस में से वो पपेट रूलर कौन बन सकता है? वो बन सकता है जहानदार शाह। तो इन मिनिस्टर्स ने जहानदार शाह के कान भरे कि तुम राजा बनो, तुम कितने खूबसूरत हो, राजा बने कितने बेहतरीन लगोगे राजगद्दी पर बैठे हुए, ये तुम्हारा भाई तुमसे राजगद्दी ले जाएगा, तो ऐसा करो इसको मार दो। तो जहानदार शाह के हाथों आजिम उन शाह की हत्या करवा दी गई। जहानदार शाह ने अपने ही भाई को मार दिया राजगद्दी पर बैठने के लिए, और जहानदार शाह राजा बन गया। अब ये जहानदार शाह जो सर हैं, इनको राजतंत्र का कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता है कि कैसे किंगडम चलाना होता है, कहाँ क्या करना होता है। ठीक है,
ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ राजगद्दी पर बैठकर उस पोजीशन को फिल करने का काम करता है। यही काम है जहांदार शाह का। असल में मुगल सल्तनत की जो पावर थी वो किसके हाथ में आ गई, एक मंत्री के हाथ में, जिसने जहांदार शाह की राजगद्दी पर पहुंचने पर मदद की थी, और वो है जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान इज द वन जो सल्तनत को चलाएगा। जहांदार शाह वो है जो सबको दिखेगा कि हाँ ये राजा है, बट एक्चुअल में ये एक पपेट रूलर है और ये सिर्फ 1 ही साल रूल करेगा। तो जुल्फिकार खान ने अपने आप को वजीर बना लिया। वजीर कौन होता है, वजीर होता है प्राइम मिनिस्टर। तो जहांदार शाह राजा बना और जुल्फिकार खान ने खुद को पीएम बना लिया। ठीक है, अब जुल्फिकार खान अपने लेवल पर मुगल सल्तनत को ठीक करने की कोशिश करता है। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर सबसे पहले तो जिजिया टैक्स को अबॉलिश कर दिया। उसने राजपूत को सूबेदारी दे दी। ओके, गुजरात और मालवा की सूबेदारी भी दे दी राजपूत को, ताकि राजपूत के साथ अलायंस बन जाए। और यहाँ पे राजपूत रूलर्स जो हैं उनको टाइटल भी दिए, जैसे कि यहाँ पे राजा सवाई जैसे टाइटल जो है वो अजीत सिंह को दिया, गुजरात का गवर्नर बना दिया अजीत सिंह को। वहीं मराठास को सरदेशमुखी और चौथ राइट्स भी दे दिए जुल्फिकार खान ने। ठीक है, जिजिया टैक्स इज अ टैक्स जो नॉन मुस्लिम से कलेक्ट होता था। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, नॉन मुस्लिम से कलेक्ट किया जाता था ये, तो ये अबॉलिश कर दिया गया। ओके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देखते हो। नाउ देखिए, ये 3 हो गए सॉल्व। अब जुल्फिकार खान को समझ आया कि मुगल सल्तनत के पास तो पैसा ही नहीं है, तो जुल्फिकार खान एक सिस्टम लेकर आया, इजारा सिस्टम। ठीक है, ये इजारा सिस्टम क्या है इसे समझिए। इसी इजारा सिस्टम को अंग्रेज जो है वो खत्म करके अपना नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेकर आएंगे, तो इसको समझना जरूरी है। ठीक है, इजारा सिस्टम, उसको समझ आ गया, पैसा नहीं है तो पैसा अब लेकर आएंगे हम। इजारा सिस्टम को रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग रेवेन्यू की फार्मिंग करने वाले हैं यहाँ। अब इजारा सिस्टम क्या होता है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए, ये है एक जागीर, लैंड। ठीक है, ये जमीन का टुकड़ा है और आप सभी को मैंने यहाँ पर एक ऑक्शन में इनवाइट किया है। ठीक है, नीलामी में बोली लगाएंगे हम। तो ये जमीन का टुकड़ा मैंने आप सभी के सामने पेश किया और आप सब यहाँ पे बेट लगाएंगे, बिडिंग करेंगे। बेसिकली बिडिंग किस पर होगी कि आप कितना टैक्स इस जमीन से कलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं एनुअली 15,000 टैक्स कलेक्ट करके दूंगा, किसी ने कहा मैं 20, किसी ने कहा मैं 30,000 कलेक्ट करके दूंगा। तो जो हाईएस्ट बिडर होगा ना इस जमीन पर, वो यहाँ पर इस जमीन को ले जाएगा पूरे 1 साल के लिए। पूरे 1 साल के लिए ये जमीन उसकी हो जाएगी। ठीक है, ये इजारा सिस्टम है जिसमें जमीन का ऑक्शन होता है और 1 साल के लिए वो जमीन हाईएस्ट बिडर को दे दी जाती है। उस हाईएस्ट बिडर को क्या करना होगा, उस हाईएस्ट बिडर को उस जमीन से उतना ही टैक्स कलेक्ट करके देना है जितना उसने कहा था ऑक्शन के दिन। ओके, अब इजारा सिस्टम से क्या कोशिश कर रहा था जुल्फिकार खान, इवन इनकम की, कि एक इवन कंटिन्यूअस इनकम आएगी। ठीक है, हाँ मुस्कान, मैं तो आपको उदाहरण दे रही थी,
50,000 वगैरह, बट इतना वैल्यू नहीं होती थी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर इवन इनकम हो, एक प्रॉपर इवन तरह से पूरे साल जो है वो पैसा आता रहे, ये कोशिश यहाँ की जा रही है इस इजारा सिस्टम से, ठीक है। पर ऐसा हुआ नहीं। तो अब हुआ क्या प्रैक्टिकली, जब एग्जीक्यूट किया गया इस सिस्टम को, तब क्या हुआ उसे समझते हैं, क्योंकि दिस इजारा सिस्टम ये भी मुगल्स के डिक्लाइनेशन का एक कारण है। तो इसको देखिए क्या हुआ। अब ये जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन के टुकड़े पर किसान रहते हैं, किसानों की जमीनें हैं, किसान खेती करते हैं, और वो जो जागीरदार है जिसको 1 साल के लिए जमीन मिली है उसको टैक्स भी देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जागीरदार जो है इसको मान लीजिए मुगल सल्तनत को 10,000 रुपीस टैक्स कलेक्ट करके देने हैं, क्योंकि इसने इतने की ही बिडिंग की थी। आपको नहीं लगता ये जागीरदार इस जमीन से और ज्यादा निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास क्या बचेगा फिर? अगर 10,000 इसे मुगल्स को ही देने हैं तो फिर इसके पास क्या बचेगा? तो ये ऑब्वियसली बात है कि 10,000 तो मुगल्स को देने हैं, पर ये कोशिश करेगा कि 12,000 15,000 करके यहाँ से टैक्स कलेक्ट हो, ठीक है। हाँ, अब ये जो जागीरदार है, आप मुझे बताइए, अगर आप चाहते हो कि आप इस जमीन से 15,000 टैक्स कलेक्ट करो, तो आप क्या क्या कर सकते हो? एक तरीका हो सकता है, अगर ये जागीरदार इन किसानों की मदद करे, इन्हें अच्छे बीज लाकर दे, ताकि ये किसान जो है वो सरप्लस में प्रोडक्शन करें और फाइनली जागीरदार को ही फायदा हो। ये कर सकता है ना वो, ये जागीरदार ऐसा कर सकता है अगर करना चाहे तो। इस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाएगा, जितना उसने ऑक्शन में बोला था उतना मुगल्स को भी दे पाएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो, अच्छा प्लॉशेयर लाके दे सकता है, उसके बाद हर थोड़े थोड़े दिन में थोड़ा सा फर्टिलाइजर वगैरह ऐसी कुछ चीजें लाके दे सकता है इनको। लेकिन ये जागीरदार सोचता है मैं क्यों करूं, मैंने अगर इन्हें लाके दे दिया ये सब कुछ, अगले साल ये जमीन मेरे हाथ में नहीं आई, तो ये ऑक्शन में किसी और के हाथ में चली गई, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाएगा। मैंने यहाँ पर इनको अच्छे एग्रीकल्चरल टूल्स लाके दे दिए, तो अगले साल जिनके पास ये जमीन जाएगी वो इसका फायदा उठाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, मैं नहीं करूं। तो यहाँ पे जागीरदार इस तरह से इन किसानों की कोई मदद नहीं करता, और वो ज्यादा से ज्यादा इस जमीन से खसूटने की कोशिश करता है। इसका पूरा भार किसान पे आता है। तो किसान सोचेगा कि मैं खेती ही क्यों करूं, वो खेती छोड़ देगा। और एक्चुअल में ऐसा हुआ, मुगल्स के टाइम पर बहुत सारे किसान थे जिन्होंने खेती करना ही छोड़ दिया। दिस विल लीड टू फूड क्राइसिस अगेन आगे। तो अब ये जो किसान है ये खेती छोड़ देते हैं। अगर ये खेती करना छोड़ देंगे तो ये कमाई के दूसरे साधन निकालेंगे, दूसरे साधन ढूंढेंगे, और दूसरे साधन इन्होंने क्या निकाले? चोरियां करना। दिस लेड टू इंटरनल इश्यूज। ऑब्वियसली यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब हो गया मुगल सल्तनत का, अंदरूनी तौर पर। आप देख रहे हैं डोमिनो इफेक्ट है। इजारा सिस्टम के ड्रॉबैक्स देखो एक के बाद एक। तो ये इजारा सिस्टम से ना तो इवन इनकम आई, फूड क्राइसिस, रॉबरी बढ़ गई, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। अब यहाँ से इवन इनकम नहीं आ रही है, तो जस्ट इमेजिन जो मुगल सल्तनत की आर्मी में सिपाही है उनको सैलरी नहीं मिलेगी, और उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, तो क्या वो बैटल फील्ड पर अच्छे से युद्ध लड़ पाएंगे? नहीं। ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो ये इजारा सिस्टम लाए तो थे चीजों को सुधारने के लिए, पर इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। ओके, जहांदार शाह जो है उनकी इतनी ही कहानी थी। अब मैं आपको समझाती हूँ, पीछे स्टोरी में चलते हैं। जहांदार शाह ने अपने भाई की हत्या की थी, आज़िमुन शाह। आज़िमुन शाह का बेटा था फर्रुख सियार। ये फर्रुख सियार अपने पिता की मौत का बदला लेता है और जहांदार शाह को मार देता है।
ठीक 1 साल बाद और खुद राजा बनता है। तो अगला राजा जहांदार शेख के बाद आ रहा है फर्रुखसियार। क्या फर्रुखसियार बहुत कैपेबल राजा था कि सिर्फ खुद के बलबूते पर राजा बना? नहीं, इवन उसको भी कुछ मिनिस्टर्स ने मदद की थी राजगद्दी तक पहुंचने के लिए। जुल्फिकार खान का क्या हुआ? जुल्फिकार खान को भगा दिया गया, बाद में उसे मार दिया गया था। तो जुल्फिकार खान जो है उसका भी चैप्टर क्लोज होता है। तो यहाँ फर्रुखसियार वैसे काफी बेहतर राजा है जहांदार शाह के मुकाबले, बट ऐसा नहीं है कि फर्रुखसियार पूरी तरह से अपने बलबूते पर राजा बना हो, ऐसा नहीं था। उसकी मदद की थी 2 भाइयों ने, और ये दोनों भाई सईद ब्रदर्स कहलाते हैं, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। ये दोनों भाइयों ने इसकी मदद की थी। फर्रुखसियार जब राजा की पोजीशन पर बैठता है तो हुसैन अली खान अपने आप को मिलिट्री चीफ घोषित कर देता है और अब्दुल्ला खान अपने आप को प्राइम मिनिस्टर। अब्दुल्ला खान बन जाता है वजीर प्लस फाइनेंस मिनिस्टर, और हुसैन अली खान जो बनता है वो बनता है मिलिट्री चीफ, यानी कि मीर बख्शी। वो खुद को मीर बख्शी बना देता है। मीर बख्शी इज अ पोस्ट, मिलिट्री चीफ की पोस्ट होती है ये। तो दोनों ने ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर ली है, बैठ गए हैं वो उस पर। अब आगे की स्टोरी क्या है? सेम वही, फर्रुखसियार सिर्फ बैठा रहेगा, काम हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान ही करेंगे। तो इन दोनों के द्वारा बहुत सारी चीजें की गई सईद ब्रदर्स के द्वारा। मोस्टली ये इनका एक डोमिनेंट कंट्रोल रहता था ओवर द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। एंड यू विल सी कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बहुत सी पॉलिसी सईद ब्रदर्स लेकर आए, हिंदूज के साथ कंसिलिएट करने की कोशिश की। जिजिया टैक्स तो पहले ही अबॉलिश हो गया था, पिलग्रिम टैक्स को भी अबॉलिश कर दिया गया। जब श्रद्धालु किसी तीर्थ स्थान को विजिट करते थे ना, तो भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था, और उसको डिसकंटिन्यू करने का काम इन्होंने ही किया। इसके साथ साथ राजपूत रूलर्स जैसे अजीत सिंह और यहाँ पे जो जय सिंह हैं, उनको भी अच्छी पोजीशन पर रखा अपने दरबार में। चूड़ामन जाट जो है उनके साथ अलायंस बरकरार रखा। मराठास जो हैं उनको चौथ और सरदेशमुखी राइट्स दे दिए पूरे तरह से। व्हाट डज इट मीन पूरे तरह से का मतलब क्या होता है? क्या है कि जब जुल्फिकार खान ने सरदेशमुखी और चौथ राइट्स दिए थे ना मराठास को, तो मराठास वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट टैक्स बाय देयर ओन। टैक्स तो मुगल्स ही कलेक्ट करते थे, उसमें से पैसा निकाल के वो मराठास को देते थे। पर यहाँ चौथ और सरदेशमुखी राइट्स पूरी तरह से देने का मतलब है कि टैक्स कलेक्शन का काम भी मराठास ही करेंगे, ठीक है। उन्हें सिर्फ उनका शेयर नहीं मिलेगा, बल्कि वो ग्राउंड लेवल पे जाके टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं इन अ प्रॉपर मैनर। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे मराठास के साथ अच्छा अलायंस इस वजह से क्रिएट हुआ, जिसके कारण मराठास ने इन भाइयों को 15,000 सोल्जर्स दिए। तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज आप यहाँ पर इनकी आती हुई देखोगे। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, ये सब काम ये लोग कर रहे थे, लेकिन फर्रुखसियार ना इतना भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है। फर्रुखसियार को पता चलता है कि कहाँ मेरे हाथों को बांधा जा रहा है। तो फर्रुखसियार के दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाती है, और फर्रुखसियार को समझ आता है कि ये भाई मुझे चलाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इन भाइयों को हटाऊंगा। फर्रुखसियार इन्हें हटाता उससे पहले इन दोनों भाइयों ने फर्रुखसियार की हत्या करवा दी, मरवा दिया फर्रुखसियार को, क्योंकि उसको मुझे समझ आ गया था कि फर्रुखसियार अब हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो फर्रुखसियार की यहाँ पर हत्या करवा दी, जिसके वजह से ही यहाँ पे सईद ब्रदर्स जो है उनको नमक हराम कहा जाता था, उनको एंटी इस्लामिक पॉलिसीज फॉलो करने वाला कहा जाता था बाय रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है। मराठास की मदद से फर्रुखसियार की हत्या करवाई थी यहाँ पे। तो अब फर्रुखसियार गया, नाउ व्हाट टू डू। अब जल्दबाजी में 1719 में 2 माइनर राजा बने, रफीदुद्दराज एंड रफीदुद्दौला, और ये दोनों ही बीमार हो गए और इन दोनों की ही डेथ हो गई, ठीक है, जल्दबाजी में। और फाइनली आखिर में राजा बना
मोहम्मद शाह रंगीला। ये सब ये दोनों भाई ही कर रहे हैं, ठीक है। रंगीला जी आ गए यहाँ पे। और ये जो रंगीला जी हैं, ये नाम जैसा वैसा ही काम है। इनके नाम के आगे रंगीला लगता ही ऐसे इसी रीजन से है। इनका नाम तो मोहम्मद शाह है, पर हम रंगीला विशेषता बताने के लिए लगाते हैं कि ये रंगीला मिजाज के व्यक्ति हैं और ये बहुत ही कमाल के व्यक्ति हैं। ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये खुद तो करप्शन करते ही हैं, अपने मिनिस्टर्स को भी करप्शन करने को कहते हैं, ठीक है। वीक माइंडेड है, ठीक है। लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करता है, स्टेट अफेयर्स को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करता है, कोई लेना देना नहीं है, खुद करप्शन करता है, बाकी अपने मिनिस्टर्स को भी करप्शन करने देता है, वर्थलेस है, फ्लैटरी में आ जाता है बहुत आसानी से, इसको मक्खन लगाओ आराम से काम हो जाएगा। ये काम है मोहम्मद शाह रंगीला के। तो ये सिचुएशन है इन भाई साहब की, ओके। बट ही वाज सो वेरी क्लियर कि इन भाइयों के हाथ नहीं आना। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने बाकी के मिनिस्टर्स के साथ मिलकर सईद भाइयों को मार दिया और इस तरह से कहानी खत्म हुई किंग मेकर्स की। सईद ब्रदर्स भारत के इतिहास के आखिरी किंग मेकर माने जाते हैं जिन्होंने किसी को राजा बनाया था। इसके बाद कोई किंग मेकर नहीं आएगा। आपको नहीं लगता जब मोहम्मद शाह रंगीला किंग मेकर्स के चंगुल से फ्री हो गया है तो उसको एक्चुअल में थोड़ा काम करना चाहिए, अपने किंगडम के बारे में थोड़ा चीजों को सुधारना चाहिए। अब उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो खुद अपने डिसीजंस ले सकता है, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। ऐसा कुछ भी आप इस व्यक्ति के द्वारा होता हुआ नहीं देखो। ये सर हैं मोहम्मद शाह रंगीला और इनका समय कुछ ऐसे ही बीता है। मैं आपको एक केस बता देती हूँ इनके समय का। मोहम्मद शाह रंगीला के समय की बात है। हुआ ये कि अफगानिस्तान वाला जो ये हिस्सा था पूरा, यहाँ पर एक नए राजा ने अपना रूल स्थापित किया था जिनका नाम था नदीर शाह। अब नदीर शाह नया नया राजा बना है, वो अपनी क्या है कि नदीर शाह कंटिन्यूअस बैटल के बाद राजा बना था, तो बहुत रिसोर्सेज वेस्ट हो गई थी। नया नया एम्पायर एस्टैब्लिश किया है, प्रजा को रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है, एम्पायर को अच्छे से चलाना है। तो नदीर शाह इज इन सर्च ऑफ सम गुड रिसोर्सफुल एरिया, कुछ अच्छा एरिया जहां से रिसोर्सेज मिल सके। तो नदीर शाह जी ने मुगल सल्तनत की ओर देखा, मुगल सल्तनत के बाद मोहम्मद शाह रंगीला के चेहरे को देखा और नदीर शाह समझ गया कि यही वो सही जगह है, ठीक है। तो नदीर शाह यहाँ पे अपनी आर्मी लेकर आगे बढ़ता है। अभी देखो नदीर शाह जो है वो मुगल सल्तनत की बाउंड्रीज को पेनिट्रेट कर चुका है, वो आगे बढ़ रहा है। मोहम्मद शाह रंगीला सो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। मोहम्मद शाह रंगीला अभी भी सो रहा है और नदीर शाह पहुंच गया करनाल, हरियाणा का करनाल जो है वहां पे। और तब मोहम्मद शाह रंगीला की नींद टूटी कि ओह अब तो ये नजदीक आ गया। तो जल्दबाजी में जो भी बची कुची आर्मी थी उसके पास, उसको लेके वो करनाल पहुंचा और यहाँ हुआ युद्ध। और उस युद्ध में हम जानते ही हैं कि रिजल्ट क्या होने वाला है। बहादुर ये जो हमारे मोहम्मद शाह रंगीला जी हैं ये हार गए। तो ये हार गए तो नदीर शाह ऑब्वियस सी बात है कि जीते हैं तो कुछ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे नदीर शाह जो है शाहजहां का एक पीकॉक थ्रोन हुआ करता था जिसमें बहुत सारे जेम्स लगे हुए थे, वो ले गया। नदीर शाह कोहिनूर का हीरा भी ले गया और नदीर शाह ने कहा कि जो इंडस नदी है उस नदी का पूरा वेस्ट वाला पोर्शन मुझे दे दो। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने बोला ठीक है ले लो, और ये पूरा रीजन मुगल सल्तनत का नदीर शाह के हाथों चला गया। तो आप समझ ही रहे हैं कि लेटर मुगल्स की क्या हालत थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन्हें जाते हुए देखेंगे। अब हम यहाँ पे समराइज करेंगे। अब हम यहाँ पर बाकी के जो मुगल रूलर्स है उनके उनके बारे में डिस्कशन करेंगे।
एक चीज यहाँ पर है कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में फाइनली मुगल सल्तनत डिसइंटीग्रेट होने लग गया था, टूटने लग गया था टुकड़ों में। उसके पीछे का रीजन है, देखो एक चीज समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए यहाँ पे ये बंगाल है, ठीक है, बंगाल प्रोविंस, और ये मुगल सल्तनत के अंडर आता है, और बंगाल का गवर्नर होगा कोई ना कोई, ठीक है। अब अगर दिल्ली में बैठे राजा को कोई लेना देना नहीं है कि मुगल सल्तनत में क्या हो रहा है, आपको नहीं लगता कि ये गवर्नर जो है वो इस रीजन में ऑटोनॉमसली रूल करना स्टार्ट कर देगा? जब राजा को कोई लेना देना नहीं है, जब राजा यहाँ पर चीजों को देख नहीं रहा है कि उसके एम्पायर में क्या हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो गवर्नर्स होंगे इस किंगडम में, प्रोविंसेस के गवर्नर्स होंगे, नवाब्स होंगे, ये अपना ऑटोनॉमस रूल यहाँ इस्टेब्लिश कर देंगे, एंड दिस विल लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। तो ये मोहम्मद शाह के समय में हुआ। ये हमारा अगला लेसन है, अगली क्लास में हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये सारी चीजें इसी समय में मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर होता हुआ देखोगे। लेट्स समराइज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये पूरा जो भी चीजें हमने डिस्कस की। तो बहादुर शाह के समय में हमने सिविल वॉर देखा, हमने बहुत सारी रिसोर्सेस को वेस्ट होते हुए देखा, 13 करोड़ की संपत्ति को वेस्ट होते हुए देखा। हमने यहाँ पे जागीर लैंड्स जो है उन्हें कम होते हुए देखा, खलीसा लैंड्स को कम होते हुए देखा। ओके, नाउ लेट मी टेल यू ये है क्या, ये लिख तो दिया मैंने। देखिए 3 प्रकार की जमीन होती है, ठीक है, मुगल्स के अंदर 3 टाइप की जमीन होती थी। पहला टाइप है जागीर, जहां से टैक्स कलेक्ट किया जाता था जागीरदार्स के द्वारा, ठीक है। जागीरदार टैक्स कलेक्ट करते थे और उस टैक्स कलेक्शन में से अपनी कमीशन अपने पास रखते थे। सेकेंड जो टाइप होती है वो है खालीसा। खालीसा इज अ टाइप ऑफ लैंड जहां पर, जो कि डायरेक्टली रूलर के अंडर होती है, और इससे जो भी टैक्स कलेक्शन होता है ना, वो पैसा राजा पर खर्च होता है, ठीक है। तीसरी जो टाइप की जमीन है वो है इनाम। इनाम लैंड वो होती है जो इनाम पर के लिए, इनाम के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर दी जाती है, एंड दिस इज आउट ऑफ टैक्स कलेक्शन। मतलब टैक्स कलेक्शन जो है, टैक्सेशन सिस्टम जो है उसके उससे बाहर होती है, ये यहाँ से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। जागीर और खलीसा से टैक्स कलेक्ट होता है, जागीर से टैक्स कलेक्ट किया जाता है जागीरदार के द्वारा, लेकिन खलीसा लैंड से जागीरदार टैक्स कलेक्ट नहीं करता। दिस इज अंडर, डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द रूलर, और रूलर डायरेक्टली यहाँ से टैक्स लेता है, और जो भी पैसा यहाँ से कलेक्ट होता है वो सारा राजा अपने ऊपर खर्चा करता है, ठीक है। पर्दे लगाएगा, कुशन्स लगाएगा, कारपेट बिछाएगा, मस्त सजावट करेगा, मस्त खाना पीना चिकन वगैरह खाएगा, वो सारा काम खलीसा जमीन से जो टैक्स कलेक्ट होता है वहां से, वो खर्चा, ठीक है, ये चीज। तो बहादुर शाह के समय में बहादुर शाह ने जो जागीरदारी क्राइसिस थे उसको ठीक करने के लिए क्या किया, खलीसा जो जमीन थी उसमें से जमीन काट काट के मनसबदारों को दी थी, ताकि मनसबदारी क्राइसिस ठीक हो सके, बट कुछ नहीं हुआ। जानदार शाह के समय में इसको मस्त मजे करने हैं, खाना पीना है, इजारा सिस्टम आया विद सप्रेस्ड पीजेंट्स एंड पीजेंट्स बिकेम रॉबर्स। फरुख सियार के टाइम पे मिलिट्री को पैसा देने के लिए कुछ नहीं बचा है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में मुगल एम्पायर फिजिकली डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है, और नदीर शाह का इन्वेजन भी हमने यहाँ पे देखा। तो धीरे धीरे करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे सिचुएशन खराब हो रही है। अब आगे जो पार्ट में आपको बताऊंगी, ये बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ इवेंट्स जो हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो जस्ट एक शॉर्ट वे में इसको समझिए। आफ्टर मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह नाम का राजा मुगल सल्तनत पर बैठता है। इस समय नदीर शाह की तो डेथ हो जाती है, लेकिन नदीर शाह के बाद जो अफगानिस्तान का राजा बनता है वो था अहमद शाह अब्दाली। सो व्हेन मुगल सल्तनत का राजा अहमद शाह था, तब नॉर्थ वेस्ट से अहमद शाह अब्दाली, या कुछ किताबों में
अहमद शाह दुर्रानी भी लिखा होता है, ये दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। ये प्लंडर करता है नॉर्थ इंडिया को, ठीक है। प्लंडर मतलब कि लूटता है नॉर्थ इंडिया को। उसके बाद आलमगीर नाम के एक राजा आते हैं मुगल सल्तनत पे। इस दौरान भी अहमद शाह अब्दाली की जो लूट है वो चलती रहती है। फिर आते हैं शाह आलम द्वितीय। इस समय भी अहमद शाह अब्दाली लूटता रहता है दिल्ली को, नॉर्थ इंडिया को। लेकिन इस टाइम पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी होती है, बैटल ऑफ बक्सर भी होती है ब्रिटिशर्स के साथ, जिसमें शाह आलम सेकेंड बैटल ऑफ बक्सर को हार जाता है और वो अंग्रेजों के व्हाट वी से मर्सी पर यहाँ पर जिंदा रहता है। तो शाह आलम सेकेंड दिल्ली का राजा, मुगल सल्तनत का जो राजा है, वो अंग्रेजों की पेंशन पर जीने लगता है। ये सिचुएशन आ जाती है मुगल्स की। ब्रिटिशर्स पेंशन देंगे, ये यहाँ पर उस पेंशन पर अपना खर्चा निकालेगा। अकबर द्वितीय, शाह आलम सेकंड के बाद नेक्स्ट जो राजा आता है वो है अकबर सेकंड। इसकी मैं आपको बता दूं, राजा राम मोहन रॉय, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, सती प्रथा को खत्म करवाने वाले राजा राम मोहन रॉय। ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और लंदन इनका आना जाना बना रहता था। तो अकबर सेकंड ही वो मुगल सल्तनत के राजा हैं जिन्होंने राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था, ठीक है। तो इन्हें हम राजा राम मोहन रॉय क्यों बोलते हैं? ये राजा किसने दिया? ये मुगल सल्तनत के राजा अकबर सेकंड ने दिया था इनको टाइटल के तौर पर। क्यों? अकबर सेकंड ने कहा कि सर आप तो लंदन जाते रहते हो, मैं आपको राजा का टाइटल से नवाजता हूँ, आप लंदन जाइए और ब्रिटिश अथॉरिटी से बात कीजिए कि ये जो इनकी कंपनी है ये मुझे कम पेंशन देती है, थोड़ी सी पेंशन बढ़वा कर आ जाइए प्लीज। तो यहाँ पे अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन रॉय को भेजा था लंदन की आप जाकर आओ और उन्हें बोलो कि मेरी थोड़ी सी पेंशन बढ़ा दे, मेरा काम नहीं चलता है। ग्रेट मुगल से लेटर मुगल्स की सिचुएशन में कितना चेंज आया है। और आखिरी जो मुगल सल्तनत के राजा थे वो थे बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 का रिवोल्ट में पार्टिसिपेट, 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें फाइनली इसके बाद मुगल सल्तनत को खत्म कर दिया गया था। ये आखिरी राजा थे जो कि बाद में बर्मा चले गए थे अपनी वाइफ के साथ और इस तरह से मुगल सल्तनत खत्म हुआ, ठीक है। ये थी मुगल्स के डिक्लाइनेशन की कहानी, जिसमें हमने काफी उतार चढ़ाव चीजें देखी। हमने देखा मिनिस्टर्स की बदलती लॉयल्टी को, हमने यहाँ पर देखा कि कैसे ये जो रूलर्स है इनकी पॉलिसीज जो हैं उनसे बहुत सी परेशानियां हुई, ओके। तो हमने ये सब चीजें यहाँ पर देखी एंड यू कैन सी कि क्या सिचुएशन रही है मुगल्स की। नाउ एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है जो आप यहाँ पर देखते हो, जो बिपिन चंद्र सर ने अपनी किताब में लिखी है, और इसके जिस्ट को समझिए, व्हाट ही रियली वांटेड टू से। वो कहते हैं कि मुगल सल्तनत जो है ना, वो तो 1759 के आसपास ही टूट सी गई थी। मतलब अगर यहाँ पर कहें तो मुगल सल्तनत की जो आत्मा थी, जो रीढ़ की हड्डी थी, वो इस टाइम तक टूट गई थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या था कि मुगल सल्तनत इसके बाद भी लगभग अगले 100 साल तक जीवित रही? वो क्या थी वो चीज? ठीक है, वो थी उन ग्रेट मुगल्स की छवि जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जनता की आंखों में उन्होंने बनाई थी, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। वो जो ग्रेट मुगल्स जा चुके हैं ना, जो एंसेस्टर्स करके चले गए, वो छवि थी जनता की आंखों में कि हाँ, मुगल्स आर सिंबल ऑफ यूनिटी। इसके वजह से ये मुगल्स इतने कमजोर होने के बावजूद भी
और 100 साल तक अपना रूल जो है उसको घसीट सके, उसको खींच सके। ठीक है, और यही है, घसीटा ही जा रहा है रूल को, रूल तो बचा ही नहीं है, नाम के रूलर हैं ये सिर्फ फिलहाल। तो ये आप यहाँ पे चीज, ये सिचुएशन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ऐसा हुआ। ठीक है, यस। सो ये कंक्लूजन है, आप इसको लिख सकते हो, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर में अपने कंक्लूजन में लिख सकते हो। कितनी खूबसूरत लाइन यहाँ पे बिपिन चंद्र सर अपनी किताब में लिखते हैं। ओके, सो दैट इज इट। यहाँ पर